देखो परिमेय 6.1 दिया है, यही क्या है जी, थेल्स परिमेय है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे थेल्स परिमेय का विलोम। ये परिमेय क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो एक त्रिभुज बोला है ना, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह एक मान लो त्रिभुज बना लिए ABC, क्लियर है ना। यहाँ समझना, क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC के भुजा BC के समानांतर, ठीक है ना, किसके समानांतर ले रहे हैं, BC के। तो एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। तो देखो त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक भुजा हम लोग DE खींच दिए, एक रेखा क्या खींच दिए जी, DE। तो देखो BC के समानांतर खींचे है ना, और ये जो रेखा DE है अन्य त्रिभुज के अन्य दो भुजा है AB और AC, इसको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु D पर और दूसरा बिंदु E पर। देखो जैसे ये तुम्हारा थ्योरम बोला है वैसे सारा चीज़ काम हुआ है कि नहीं। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तब त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींच दिए, BC के समानांतर क्या खींचे, एक रेखा DE खींच दिए, ठीक है ना। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो BC के समानांतर ना DE खींचे हैं। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा है AB और AC, भुजा AB और AC पर किससे प्रतिच्छेद कर रहा, बिंदु D और E, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा, और ये रेखा किसके समानांतर है, BC के समानांतर। ये सारा दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो आगे बोला है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ऐसा कंडीशन हो कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, वह रेखा त्रिभुज के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो इसके अन्य दो भुजा इसके समानांतर में खींचा गया है, तो इसके अन्य दो भुजा कौन है, AB और AC। तो इसके अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो एक अनुपात में विभाजित होना यानी AD/DB और इधर AE/EC। तो देखो तो इसके अन्य दो भुजाएं क्या हो गए, एक अनुपात में विभाजित हो गए। इतना बात समझ में आया। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, बोला है कि एक त्रिभुज में क्या करना है, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है, एक रेखा खींच दिया, ठीक है ना। यह रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो इसमें दिया क्या है कि ये समानांतर है ना, तो इसके अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये भुजा AB और AC क्या होती है, एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, AD/DB AE/EC, और यही अपने को प्रूफ कहलाना है। इसमें दिया क्या है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया है, यानी BC किसके समानांतर खींचा गया है, DE के समानांतर खींचा गया है। ये चीज़ दिया है, अपने को प्रूफ क्या करना है कि इसके अन्य दो भुजा एक अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी AD/DB बराबर AE/EC। ये प्रूफ करके लाना है। समझ में आ गया है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो लिखे हैं, दिया है, क्या दिया है जी इसमें, तो DE BC के समानांतर है, DE समानांतर BC या BC समानांतर DE, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AD/DB बराबर AE/EC। यहाँ पे लिख के सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को रचना करना हो, रचना हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक DM परपेंडिकुलर, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं DM, क्या चीज़, DM, और E से इस पे परपेंडिकुलर लाइन एक EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। यानी DM किस पे परपेंडिकुलर खींचे हैं, AC पर, तथा EN किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर। तो लिखे हैं रचना में DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचा, ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या करेंगे, B को E से ज्वाइन कर देंगे, BE तथा CD को मिलाया। समझ में आया। रचना में लिखेंगे DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB डाला, तथा EN परपेंडिकुलर AB डाला, तथा BE और CD को मिलाया, तथा BE और CD को मिलाया।
CD को मिलाया। क्या अभी तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB A अपॉन EC। जो प्रूफ करना है ना उस पर ध्यान देना है कि हम लोग उसी के अनुसार त्रिभुज लेंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। तो देखो AD किससे मिलेगा, तो ये भुजा AD है, तो देखो तो त्रिभुज ADE में मिलेगा AD, तो हम लोग त्रिभुज ADE लेंगे। दूसरा देखो DB किस में मिला, तो त्रिभुज DEB में मिल जाएगा DB। देखो इधर और DEB, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज DEB। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी ADE क्या क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। समझ में आया? देखो कहाँ से हम लोग समझे कि कौन सा त्रिभुज लेना है, तो जो प्रूफ करना है उससे। प्रूफ करने में लाना है AD और DB, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लिए, फिर चाहिए बेस में DB चाहिए। क्या चीज़ में चाहिए, बेस में चाहिए ना, तो जाहिर से बात है ऊपर और नीचे ऐसे लेंगे P/Q के रूप में, तब ना मिलेगा। तो ऊपर ले लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, नीचे ले लिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। ADE से मिल जाएगा AD और DEB से क्या मिल जाएगा, DB। क्लियर है ना? तो हम लोग किसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। शीर्ष लंब बोले तो वो तुम्हारा भुजा जो 90 डिग्री पे हो। कौन सा, 90 डिग्री पे हो। मान लो एक ये त्रिभुज है, यह ABC क्या है जी, त्रिभुज है। इसका तुमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका आधार लेंगे BC। क्या लेंगे, 1/2 आधार BC इंटू शीर्ष लंब। मान लो शीर्ष लंब AN है, तो ये ले लेंगे AN। ऐसे एरिया निकलेगा। समझ में आया? तो ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो फार्मूला होगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार, हम लोग आधार में ले रहे हैं इसका AD। कौन सा ले रहे हैं, AD। तो ये आधार हो गया AD इंटू क्या होता है, शीर्ष लंब। तो AD पे 90 डिग्री पे कौन है, तो EN है। AD पे 90 डिग्री पे कौन है, EN है ना, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, EN। समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? ठीक, आगे बताएं। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार। आधार में क्या लेंगे, इसका DEB में आधार में DB लेंगे, क्योंकि देखो अपने को लाना है AD बटा DB, तो इसका आधार ले रहे हैं DB। ठीक है ना, क्या लिया, DB। तो आधार ले लिए DB। बताओ तो ये इसको ध्यान से देखो, त्रिभुज DEB और ध्यान से देखेंगे तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। देखो अगर 90 रहता है, ये 90 डिग्री रहता, तो ये एकदम सीधा गया रहता। लेकिन ये देखो यह त्रिभुज कुछ इस प्रकार है, ये हो गया ऐसे ही ना, ये त्रिभुज देखो तो ये D हो गया, ये E हो गया और B हो गया। DEB ऐसे ही है ना, ये देखो DEB, ये वाला क्या है 90 डिग्री से अधिक, और जो 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक भुजा 90 पे चाहिए ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यही ना होता है। तो इसमें शीर्ष लंब चाहिए ना 90 पे, तो 90 पे से तो इस पे से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ड्रॉ हो सकता है 90 पे। कब, और इसके भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दे। कहाँ तक बढ़ा दे, मान लो बिंदु N तक बढ़ा दिए। कहाँ तक बढ़ा है, बिंदु N तक। और बिंदु E से इस पे हम लोग 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो अब EN क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष लंब होगा ना। हुआ कि नहीं, यहाँ पे क्लियर है? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, कोई भी कोण 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और जब ये 90 से ग्रेटर हो गया, मान लो ये 90 से ज़्यादा 100 डिग्री हो गया, सिंपल सा चीज़, कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। जब यह 100 डिग्री कोण हो गया तो बचा कितना, और 80 डिग्री। और कितना बच गया जी, 80 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये कितना होगा, जाहिर से बात है 40 होगा। ये कितना होगा, 40 होगा, और ये हो गया 100 डिग्री। ये कितना हो गया, 100 डिग्री। तो क्या कोई इसका कोण 90 डिग्री होगा, नहीं ना होगा। तो 90 डिग्री के लिए अपने को क्या करना होगा, इसको इसके आधार को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। इसके आधार को आगे की तरफ बिंदु N तक बढ़ा दिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। तो ये कितना आ गया, शीर्ष लंब आ गया ना, 90 डिग्री पे आ गया ना। और फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, तो इसके लिए है आधार DB। आधार क्या लिया है, DB, यानी आधार जब DB लिए तो जाहिर से बात है DEB में ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसके आधार को मान लो, इसके आधार को बिंदु N तक बढ़ाए हैं। कहाँ तक बढ़ाए हैं, बिंदु N तक बढ़ाए हैं। और इसके DEB त्रिभुज था ना, तो इसके शीर्ष E से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे EN।
क्या ड्रॉ कर दिए, ई एन, तो इसका शीर्षलम कौन होगा, ई एन। यहाँ देख लो, अगर इसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार, इसका आधार क्या है, डीबी है ना, एक्चुअल में आधार क्या है, डीबी है, ये डीबी। लेकिन शीर्षलम के लिए इसके आधार को आगे की तरफ बढ़ाए ना, तो इसका आधार को आगे की तरफ बढ़ा दिए तो इसका शीर्षलम कौन होगा, ई एन। हुआ कि नहीं हुआ इतना, तो 1/2 आधार डीबी और शीर्षलम ई एन, 1/2 आधार डीबी शीर्षलम ई एन। समझ में आ गया, क्लियर है ना। ई एन से ई एन कट गया, यहाँ आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए बी। ये देखो 1/2 से 1/2 भी कटेगा, यहाँ क्या बच गया, ए डी बटा डी बी। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए, ए डी बटा डी बी तो मिल गया, अब चाहिए ए ई बटा ई सी, ये चाहिए ना। तो ए ई किस में मिलेगा, तो त्रिभुज ए डी ई में, इधर वाला आधार लेंगे तो ए ई मिल जाएगा। ई सी किस में मिलेगा, तो देखो तो त्रिभुज डी ई सी में, ये इधर वाला आधार लेंगे तो ई सी मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो अब निकालेंगे, फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, क्योंकि ए डी ई से हम लोग अगर आधार ए ई लेंगे तो ए ई मिल जाएगा, ये मिलेगा ना। और इसी किसे मिल रहा जी, तो त्रिभुज ए सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार। अब इसका आधार इधर वाला लेंगे ए ई, क्या लेंगे, ए ई। आधार गुने क्या होता है, शीर्षलम। तो इस आधार ए ई पर कौन सा शीर्षलम है, 90 डिग्री पर डीएम है ना, तो ये शीर्षलम ले लिए डीएम। क्लियर है, पूछना है। देखो डी ई सी डी का है, तो 1/2 आधार, इसका आधार कौन सा लेंगे, ई सी, इंटू होता है शीर्षलम। तो जाहिर से बात है ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, ये वाला कोण देखो ई सी डी में कोण ई 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है ना, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसका शीर्षलम निकालने के लिए इसके आधार सी ई को आगे की तरफ एम तक बढ़ाए हैं, कहाँ तक बढ़ाए हैं, एम तक। और ये त्रिभुज ए सी डी है ना, तो इसके शीर्षलम डी से इस पर क्या हुआ है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, और वो है क्या, शीर्षलम डी एम। तो यहाँ शीर्षलम के पास क्या आ जाएगा, डी एम, ये फार्मूला अप्लाई, ठीक है ना। डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये देखो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बटा, सॉरी ए डी ई है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी कट गया। तो ये क्या आ गया, ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखो, अगर समीकरण 1 और 2 का अगर इनका LHS बराबर रहता तो इनका RHS भी क्या होता, बराबर होता। तो लेकिन देखो, तो यहाँ भी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई है, यहाँ भी है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई है ना, यहाँ है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, क्या है, डी ई बी, और यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। अगर किसी मतलब किसी तरीका से अगर ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का एरिया अगर आपस में बराबर हो जाए तो इनका LHS क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि देखो ऊपर वाला बराबर है ना जी, सिर्फ नीचे वाला ही ना बराबर नहीं है। और ये प्रूव कर दे कि हाँ भाई इसके बेस वाला भी त्रिभुज आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से इनका LHS बराबर हो जाए तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, होगा ना। तो देखो, तो इसको ध्यान से अगर देखो, तो त्रिभुज डी ई बी, ये त्रिभुज डी ई बी, ये वाला त्रिभुज है ना डी ई बी, इधर वाला देखो डी ई बी, दूसरा है त्रिभुज ए सी डी है ना, तो दोनों एक ही आधार, दोनों देखो डी के ऊपर है, त्रिभुज डी ई बी किसके ऊपर है, डी के ऊपर, त्रिभुज ए सी डी ये भी किसके ऊपर है, डी के ऊपर, और दो भुजा के बीच में डी ई और बी सी, दो समानांतर भुजा, डी ई और बी सी क्या है, समानांतर है ना। तो दो समानांतर भुजा डी ई और बी सी के बीच में स्थित है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी एक ही आधार डी ई और दो समानांतर भुजा डी ई और बी सी के बीच में स्थित है, तथा
और दो समानांतर भुजाएं DE और BC के बीच में स्थित है ना जी, बीच में स्थित है। देखो यहाँ पे लिखे हैं कि पहला ये देखो नीचे वाला त्रिभुज DEB और ये वाला त्रिभुज ECD है ना। तो देखो DEB और त्रिभुज ECD एक ही आधार एक आधार DE है ना, एक ही आधार DE तथा दो समानांतर भुजाएं DE और BC के बीच में स्थित है। तो ये दोनों भुजाएं समानांतर है। जब ये दोनों भुजाएं समानांतर है DE और BC, तो यह एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, एकदम सीधा जाएंगे, ठीक है ना। और इन्हीं के बीच में दो त्रिभुज है, देखो इन्हीं के बीच में दो त्रिभुज है, एक है DEB और दूसरा है ECD। तो जाहिर से बात है त्रिभुज DEB और त्रिभुज ECD दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में है ना। इसलिए ये वाला एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज ECD क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा, DEB का और ECD का दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज ED। तो DEB और ECD दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है ना जी, DEB और ECD ये भी बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का LHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इनका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 तथा 2 से इनका LHS बराबर हो गया, तो इनका RHS भी। इसका RHS क्या है, AD बटा DB और इसका RHS है AE बटा EC। इनका RHS भी हो गया आपस में बराबर, और यही ना प्रूव करना था, हो गया प्रूव, क्लियर है ना।